तो आज हम बनाएंगे वेंडर अकाउंट ग्रुप। ये आता है आपका अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल का मतलब क्या है? जो भी वेंडर के साथ हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, गुड्स रिसीप्ट या फिर उसको पेमेंट करना, एडवांस पेमेंट करना, इनवॉइस रिसीव करना, ये सब जितना भी ट्रांजेक्शन विथ वेंडर है वो कम्स अंडर अकाउंट पेबल। वो अकाउंट पेबल के अंदर में आता है। ठीक है। तो अभी आज हम क्या करेंगे, अकाउंट पेबल का ये करेंगे, अकाउंट ग्रुप बनाएंगे, वेंडर का अकाउंट ग्रुप। वेंडर अकाउंट ग्रुप क्या है दिखाता हूँ, एक सेकंड। SPRO फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड अकाउंट पेबल। नाउ वेंडर अकाउंट मास्टर डेटा, हाँ, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग वेंडर। सो देखिए, एक कंपनी में कोई भी ट्रांजैक्शन विथ वेंडर फर्स्ट टाइम होता है तो उसके लिए हमको वेंडर मास्टर क्रिएट करना पड़ता है। वेंडर मास्टर में क्या डेटा रहता है? जैसे वेंडर का नाम, वेंडर का एड्रेस, वेंडर का फोन नंबर, वेंडर का ईमेल आईडी। तो जिससे भी हम माल खरीदते हैं वो हमारे लिए वेंडर है। सपोज आप एक कंपनी के मालिक हो, आप किसी से कुछ खरीद रहे हो, तो आप जिससे खरीद रहे हो वो आपके लिए वेंडर है, जिसको आप बेच रहे हो वो आपके लिए कस्टमर है। तो यहाँ पे अभी पहला वेंडर का हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मास्टर डेटा का कॉन्फ़िगरेशन। तो वेंडर जो हम क्रिएट करते हैं मास्टर डेटा, तो उसका बहुत सारा लेवल है, किस तरह से हम वेंडर अपना मेंटेन करना चाहते हैं सिस्टम में एज पर रिक्वायरमेंट। तो पहले फर्स्ट स्टेप है, ये पाथ देख लीजिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, उसमें वेंडर अकाउंट, देन मास्टर डेटा, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग वेंडर मास्टर डेटा। इस पाथ में जाना है और जाके फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। यह है वेंडर अकाउंट ग्रुप। वेंडर अकाउंट ग्रुप क्या होता है? सपोज एक कंपनी में बहुत तरह के हजारों वेंडर आपको गुड्स सप्लाई कर रहे होते हैं। तो हर वेंडर का नेचर सेम नहीं रहता है, मतलब नेचर इन द सेंस बिजनेस नेचर। बिजनेस नेचर सेम नहीं रहता है। जैसे कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है, गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, कोई सर्विस सप्लाई कर रहा है, कोई ट्रेडिंग वेंडर है, किसी से हम माल लेके बेचते हैं तो वो हमारा ट्रेड वेंडर हो गया। एज एक एम्प्लॉय वो भी एक वेंडर है, क्योंकि जिसको हम पैसा देते हैं वो हमारे लिए वेंडर है। तो एक एम्प्लॉय भी एक वेंडर हो गया। तो अभी क्या है ना, यहाँ पे हर टाइप का वेंडर के लिए अलग एक ग्रुप मेंटेन करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा हर एक वेंडर को सेग्रीगेट करके अलग अलग रख सकते हैं, अलग अलग रिपोर्टिंग देख सकते हैं। सपोज मैनेजमेंट आपसे रिपोर्ट मांगेगी, जैसे हमारा एम्प्लॉय का कितना ड्यूज है, या फिर हमारा गुड सप्लायर्स जितने वेंडर है उसका कितना ड्यूज है, टोटल ड्यूज क्या है। तो आप रिपोर्ट कैसे निकालोगे? आप उसको सेग्रीगेट करोगे अलग अलग ग्रुपिंग में, तभी आप उसको अलग अलग निकाल सकते हो। नहीं तो सब एक ही ग्रुप में अगर वेंडर बनाएंगे, सारे वेंडर को एक ही नेचर में रखेंगे, तो हमको सेग्रीगेट करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे जैसे गुड सप्लायर, ये सब यहाँ पे बना हुआ है पहले से, स्पेशल वेंडर। हाँ, और एक होता है वन टाइम वेंडर। वन टाइम वेंडर क्या होता है? जिसमें परचेजिंग व्यू एक्टिवेट नहीं रहता है, सिर्फ वन टाइम उसके साथ ट्रांजेक्शन करना रहता है, तो उस नेचर का भी एक वेंडर होता है। तो ये मैंने आपको 4-5 नेचर बताया और वेंडर का, जो कि वो उसका अलग अलग बिजनेस नेचर है, इसीलिए अलग अलग ग्रुपिंग में रखेंगे रिपोर्टिंग पर्पज। और उसी ग्रुपिंग के आधार पे हम वेंडर का नंबरिंग भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे A001, ये रॉ मटेरियल वेंडर। अगर मुझे पता करना है मैं हमारे डेटाबेस में, हमारे कंपनी में कितने वेंडर हैं जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो A001 बोल के मैंने एक ग्रुप बना दिया, उसको रॉ मटेरियल वेंडर ग्रुप बोल दिया। और इसके अंदर जो भी वेंडर रहेगा हमारा रॉ मटेरियल रिलेटेड, इसी में क्रिएट करेंगे। ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं दिखाता हूँ। अभी ग्रुपिंग सबको क्लियर है ना? किसी को कुछ क्वेश्चन है? नहीं सर।
फरहाद आपको क्लियर है? हेलो। यस सर, क्लियर है। ओके, जहाँ पे मैं बोलूंगा यस। क्वेश्चन कुछ मैंने आपसे मैं खुद पूछूंगा कि कहाँ पे आपको डाउट है, आप बताएंगे मुझे, मैं वहीं पे सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे ओके सर। कंज्यूमेबल, ठीक है, कंज्यूमेबल ग्रुप बनाया गया है A002। ये कंज्यूमेबल रिलेटेड जो डीजल सप्लाई करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं, ग्रीस सप्लाई करते हैं, इस टाइप को वेंडर को हम कंज्यूमेबल वेंडर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमेबल वेंडर जितने टाइप करेंगे इस अकाउंट ग्रुप में बनाएंगे, वेंडर ग्रुप में। ठीक है, A003 स्पेयर पार्ट जो सप्लाई करेगा, तो इस तरह से हमने ग्रुपिंग करके रखा है। यहाँ पे एक बना के मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे न्यू एंट्रीज अकाउंट ग्रुप, सपोज X001, इसको हम बोल देते हैं स्पेयर एम्प्लॉय वेंडर। एम्प्लॉय वेंडर, एम्प्लॉय वेंडर मतलब हर एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉय वेंडर है। ठीक है, अगर ये वन टाइम रहता तो इसको चेक लगा देते, लेकिन एम्प्लॉय सर तो एक हर। क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर ये जो अकाउंट ग्रुप होता है, इसमें अल्फा न्यूमेरिक हमें कोड डालना पड़ता है, या हम 4 डिजिट का न्यूमेरिक कोड भी डाल सकते हैं? एकदम कोई भी डाल सकते हैं, आप न्यूमेरिक भी डाल सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी डाल सकते हैं, ओनली अल्फाबेट भी डाल सकते हैं, बोथ। ठीक है। ओके ओके ओके। ठीक है, अभी देखिए ये जो यहाँ पे आपको फील्ड स्टेटस दिख रहा है, जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा, परचेजिंग डेटा, ये क्या है? ये तीन तरह का डेटा रहता है वेंडर ग्रुप में। अभी ये इस हर सेक्शन में फिर आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, हर एक फील्ड को, जैसे मुझे जनरल डेटा में क्या क्या चीज मैंडेटरी रखना है, मैंडेटरी इन द सेंस, सपोज यहाँ पे जाइए एड्रेस, कम्युनिकेशन, ये मैं जनरल डेटा में गया हूँ, वहाँ पे एड्रेस रहेगा, ये तो जनरल है। कम्युनिकेशन लाइक फोन नंबर, ईमेल आईडी। तो एड्रेस डेटा में सपोज मैं चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए एड्रेस डेटा में डबल क्लिक किया, यहाँ पे देखिए स्ट्रीट है, पोस्टल कोड है, नेम है, हाँ, उसके बाद रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें से जिसको भी मैं चाहता हूँ कि रिक्वायर्ड एंट्री रहे, मतलब उसके दिए बिना वो स्किप नहीं कर सकते, मैंडेटरी जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं। सपोज मैं करता हूँ पोस्टल कोड और सिटी, इसको मैंडेटरी करना है। ठीक है, इसको करके जब सेव करेंगे और जब वेंडर बनाएंगे, तो बिना पोस्टल कोड सिटी दिए वेंडर का मास्टर क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक करके आपको, तो आपको समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है। उसी तरह से ये कंपनी कोड डेटा, कंपनी कोड डेटा में क्या है, जैसे हम रिकंसिलिएशन अकाउंट डालते हैं। रिकंसिलिएशन अकाउंट क्या होता है? जैसे सपोज हमारा तो 1,000 से ज्यादा वेंडर हो सकता है, 10,000 वेंडर भी हो सकता है एक कंपनी में। तो 10,000 वेंडर के लिए क्या हम अलग अलग 10,000 जीएल अकाउंट खोलेंगे? तो हमारा बुक ऑफ अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको सॉर्ट करने के लिए हम रिकंसिलिएशन अकाउंट का यूज करते हैं। अभी क्या है, एक रिकंसिलिएशन अकाउंट एक अकाउंट टाइप ग्रुप को दे सकते हैं। जैसे हमने अकाउंट ग्रुप बनाया एम्प्लॉय वेंडर, तो रिकंसिलिएशन अकाउंट एक एम्प्लॉय डोमेस्टिक ऐसे बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, सारा एम्प्लॉय वेंडर इसी रिकंसिलिएशन अकाउंट में सारा एम्प्लॉय वेंडर बन सकता है। तो ये वेंडर जो है वो सब अकाउंट हो जाएगा, और मेन अकाउंट हो जाएगा रिकंसिलिएशन अकाउंट। आगे जब अभी मैं एक मास्टर डेटा बनाऊंगा तो आपको ये सब क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, देखिए। ठीक है, अभी इसको सेव कर देते हैं XK001 एंड सेव। अभी मैंने एक ग्रुप बना दिया X001, ये यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय वेंडर। अभी इसी में एक मास्टर डेटा बना के दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड। इसमें क्या है, नंबर रेंजेस भी असाइन करना पड़ेंगे, नहीं तो वो बनेगा नहीं। असाइन नंबर रेंजेस टू वेंडर, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। जितने भी ग्रुप बनाएंगे उसको नंबर रेंजेस देंगे। अभी यहाँ पे वो आ जाएगा X001, देखिए एम्प्लॉय वेंडर यहाँ आ गया, नंबर रेंजेस ब्लैंक है। नंबर रेंजेस क्या होता है, फ्रॉम टू, मैंने उसका जो जनरेट होगा, सपोज ये 1 लाख से 1,99,000, अगर ये नंबर रेंजेस हम यूज करते हैं तो हमारा वेंडर कोड इसी नंबर में जनरेट होता है, इसी सीक्वेंस में। सेव कर दिया। अभी देखिए एक वेंडर बना के मैं दिखाता हूँ आपको। वेंडर बनाने का टी कोड क्या है, XK01, लिख लीजिए आप लोग। XK01 इज अ क्रिएशन फॉर अ वेंडर। नाउ एंटर।
देखिए ये है वेंडर मास्टर क्रिएट करने का टी कोड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वेंडर, कंपनी कोड, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट ग्रुप एंड वेंडर। रेफरेंसेस में है वेंडर, कंपनी कोड एंड परचेजिंग ग्रुप। अभी देखिए ये रेफरेंस का मतलब क्या है। सपोज कोई वेंडर मेरा बना हुआ है, उसी वेंडर को कॉपी करके नया वेंडर बनाना है, कुछ डिटेल्स चेंज कर देना है, तो उसके लिए हम रेफरेंस का यूज करेंगे। किसी को सपोर्ट करके कॉपी करके बनाने का जो काम है उसको हम रेफरेंस वेंडर में करते हैं। अगर एकदम एग्जैक्टली न्यू बनाना है किसी का बिना रेफरेंस लेके, तो यहाँ पे डेटा हम फीड करेंगे। सपोज IN47 ये तो कंपनी कोड है हमारा जो हमने बनाया था। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ये भी IN47 डाल देते हैं, ये शायद नहीं है, एक सेकंड यहाँ देख लेते हैं। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, मतलब सपोज एक कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से गुड्स परचेज हो रहे हैं। सपोज मेरा प्लांट है आपका भुवनेश्वर में, उड़ीसा का भुवनेश्वर में, और इसका एक और मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस है कोलकाता में। तो कुछ जो प्रोडक्ट है, जो स्पेयर पार्ट्स है, जो मुझे भुवनेश्वर में नहीं मिला, तो मैं वो कॉर्पोरेट ऑफिस से प्रोक्यूर किया, मतलब परचेज किया कॉर्पोरेट ऑफिस कोलकाता से। तो कोलकाता से जब परचेज करेंगे तो वहां तो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन दूसरा रहेगा, मतलब दूसरा कोड मेंटेन करेंगे वहां पे। इससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि मैंने कोलकाता से कितना आइटम परचेज किया है और प्लांट लोकेशन से कितना आइटम परचेज किया है। इसीलिए जो भी लोकेशन से हम परचेज करते हैं उसका अलग अलग ग्रुप बना के रखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन IN47 ये बना हुआ है एक IN47। अकाउंट ग्रुप अभी हमने बनाया था अकाउंट ग्रुप, ठीक है, वही अकाउंट ग्रुप यहाँ पे लेंगे। अकाउंट ग्रुप क्या था हमारा X001। यस, अभी देखिए यहाँ पे X001। सर ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ऑर्गेनाइजेशन हाँ हाँ करना पड़ता है। हाँ, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है। ये क्वेश्चन है। हाँ क्या बोल रहे हैं, हेलो। फिर इसके बाद बताएंगे। क्रिएट करेंगे तभी हम वो रिफ्लेक्ट करेगा ना इधर। नहीं, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली MM का कंसल्टेंट बनाते हैं, इसलिए मैं ये आपको नहीं बताया, ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। ये देखिए अच्छा। ऐसे मैं दिखा दूंगा हाँ। कहाँ से बनता है, मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आपको क्वेरी है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी देखिए ये जो एम्प्लॉय वेंडर मैंने बनाया था X001, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। अभी ये फॉर्म खुल गया। ये फॉर्म में क्या फीड करना है, एक वेंडर मास्टर डाटा मेंटेन करना है। सपोज यहाँ पे मैंने मेंटेन कर दिया, जैसे वेंडर का नाम है जिंदल स्टील। हमको कुछ स्टील खरीदना है जिंदल स्टील लिमिटेड से, मैंने उसका नाम का एक वेंडर कोड यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये सर्च आइटम में भी सेम नाम यहाँ पे डालेंगे। कंट्री, अच्छा ये देखिए यहाँ पे कंट्री में एक टिक दिख रहा है आप लोगों को बॉक्स में। ये टिक का मतलब क्या है? हाँ सर। ये टिक का मतलब क्या है? मैंडेटरी, मतलब यहाँ पे आप बिना डेटा फीड करके आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए मैं इंटरफेस किया, ये बोल रहा है फिल ऑल रिक्वायर्ड एंट्रीज। तो यहाँ पे जो मैंडेटरी फील्ड है उसको बिना फिल किए आप आगे नहीं जा सकते, तो ये मैंडेटरी है। कंट्रीज मैंडेटरी IN। तो अभी जो ये मैंडेटरी फील्ड है IN, ये रीजन देखिए, रीजन इज नॉट मैंडेटरी। अभी मैं यहाँ इंटर करूंगा, आगे चला जाऊंगा, अभी कुछ भी नहीं मांगा। तो मैं दिखाता हूँ वो ग्रुप का काम क्या है, वेंडर ग्रुप का काम क्या है। तो यहाँ पे अभी रीजन नहीं मांग रहा है, ओनली कंट्री मांग रहा है, ठीक है। अभी मैं फिर से जाता हूँ ये सेटिंग में, आपका अकाउंट ग्रुप में जो भी मैं बना रहा था, डिफाइन अकाउंट ग्रुप। यहाँ पे एक्स, ये पार्ट को आप लोग ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा मैंडेटरी फील्ड कैसे यहाँ पे मैनेज करते हैं। XK00 ये ग्रुप मैंने अभी जस्ट बनाया है, और यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि क्या मैंडेटरी रखना है क्या नहीं रखना है। जनरल डेटा में डबल क्लिक, एड्रेस में डबल क्लिक। अभी जैसे देखिए यहाँ पे रीजन को मैं रिक्वायर्ड एंट्री कर देता हूँ, ठीक है।
उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ एंड सेव। अभी मैंने इसको रिक्वायर्ड एंट्री कर दिया है। अभी मैं वेंडर बना के देखेंगे फिर से /n/xk01। हाँ, ये यही डेटा है और यही मेरा अकाउंट ग्रुप है। एंटर। यहाँ पे सपोज यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे जिंदल स्टील और जिंदल स्टील। अब देखिए आप, कंट्री में भी टिक लगा हुआ है, रीजन में भी टिक लगा हुआ है। इसका मतलब ये भी मैंडेटरी अभी हो गया। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया मैंडेटरी एंड नॉट मैंडेटरी? यस सर। तो अभी यस सर। हाँ, तो अभी यहाँ पे IN देंगे। रीजन में यहाँ पे 25, अगर कोलकाता है तो यहाँ रीजन इज नथिंग बट अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कंट्री IND इज नॉट देयर, IN। देखिए ये सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के। तो यहाँ पे जैसे मैंने 25 डाला, इज वेस्ट बंगाल, कोलकाता इज अंडर वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके डाल सकते हैं। सपोज एड्रेस और भी एड्रेस है हमारा, तो यहाँ पे देखिए एक मोर फील्ड का ऑप्शन है। ये मोर फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रीट, हाउस, केयर ऑफ, ये सब भी डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो यहाँ पे पिन कोड भी डाल सकते हैं। और ये जितना भी फील्ड आप देख रहे हैं, इसमें आपको एज पर रिक्वायरमेंट मैंडेटरी भी कर सकते हैं या सप्रेस भी कर सकते हैं। सप्रेस का ऑप्शन क्या है देखिए, मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे जनरल डेटा में गया, एड्रेस डेटा में गया, सॉरी, हाँ ये एड्रेस डेटा है। अभी मैंने ये रिक्वायर्ड किया था ना रीजन को। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं सप्रेस कर देता हूँ। सप्रेस करने से क्या होगा, किसी को पता है? आई थिंक सर वो शो नहीं होगा, सप्रेस अगर कर देंगे ना। एग्जैक्टली देखिए, अभी सप्रेस करके मैं सेव कर दिया। अभी जब मैं वेंडर फिर से बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, तो देखिए ये सेम डेटा, एंटर। देखिए अभी यहाँ पे कंट्री के बाद रीजन फील्ड था, वो रीजन फील्ड चला गया, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। समझ रहे हैं? तो अकाउंट ग्रुप का फंक्शन क्या है, कोई भी फील्ड को मैंडेटरी करना, नॉन मैंडेटरी करना, और दूसरा उसको वेंडर का जो टाइप है, अदर जैसे वेंडर जितने नेचर के रहेंगे उसको सेग्रीगेट करना। ठीक है, इसको वापस से हम एक्टिव कर देते हैं। अच्छा, इसमें और एक ऑप्शन था, रिक्वायर्ड तो समझ में आ गया, सप्रेस मतलब हाइड हो गया, रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी, ऑप्शनल एंट्री मतलब आप दे भी सकते हो, नहीं भी। इसका मतलब देखिए ये सारे ऑप्शनल हैं, ये सारे ऑप्शनल हैं, ये आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, सिर्फ कंट्री IN देंगे और एंटर करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। तो इसका मतलब है ये सब अभी ऑप्शनल एंट्रीज में है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब क्या है, आपको फील्ड दिखाई देगा लेकिन आप उस पर इनपुट नहीं कर सकते कुछ, ओनली डिस्प्ले होगा। सपोज यहाँ पे हाँ, जैसे ये वेंडर नंबर, फर्स्ट वाला वेंडर नंबर, यहाँ पे आप क्या, आप दिख रहा है बॉक्सेस है, वहां पे ड्रॉप डाउन है, डेटा आप यहाँ पे फीड नहीं कर सकते, ओनली डिस्प्ले कर सकते। बस ये चारों का यही फंक्शनलिटी है जो अकाउंट ग्रुप कंट्रोल करता है। नाउ सेव। तो एक वेंडर बना के दिखाता हूं आपको कैसे वेंडर बनते हैं। यहाँ पे /n, सॉरी, टी कोड है XK01। ये रहेगा आपका कंपनी कोड, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंट ग्रुप। एंटर। यहाँ पे वेंडर का नाम दे देंगे, पहले यहाँ कंपनी सिलेक्ट करेंगे, वेंडर का नाम दे देंगे जिंदल स्टील, सॉरी, जिंदल स्टील। नाउ यहाँ पे पोस्टल कोड, यहाँ पे कोलकाता, कंट्री IN, रीजन 25, स्टेट कोड है हमारा, और यहाँ पे टेलीफोन नंबर है तो आप दे सकते हैं, मोबाइल नंबर है तो दे सकते हैं, मेल ID है तो दे सकते हैं। ये सारा चीज यहाँ पे जितना फील्ड है, ईमेल ID यहाँ पे दे सकते हैं। ये सब सारे फीड करने के बाद नेक्स्ट एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, दूसरा ये नेक्स्ट स्क्रीन है, यहाँ पे टैक्स नंबर। पहले जो हमारा CST, ECC नंबर, ये सब वगैरह रहता था, यहाँ पे फीड करते थे। अभी तो GST आ गया है, तो यहाँ पे
ओनली टैक्स नंबर 4 में जीएसटी नंबर फीड करते हैं, ये टैक्स नंबर 4 में यहाँ पे जीएसटी नंबर फीड करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं एंटर करते हैं, एंटर। अगर बैंक डिटेल है वेंडर का, वो कौन सा बैंक, यहाँ पे बैंक मास्टर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, किस बैंक अकाउंट है, उसका बैंक अकाउंट क्या है, अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, ये सब मतलब बैंक डिटेल यहाँ पे आप फीड कर सकते हैं। उसके बाद एंटर। यहाँ पे फर्स्ट नेम सेकंड नेम, ये है कॉन्टैक्ट पर्सन। यहाँ पे क्या है, जैसे एक कंपनी से आप 4-5 लोग से डील कर रहे हैं, तो सारे का नाम यहाँ पे डाल के रख सकते हैं, मैनेजर, जीएम, लाइक एजीएम, इस टाइप का जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन रहेगा उस वेंडर का, यहाँ पे आप उसको इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद एंटर। नेक्स्ट ये है, ये स्क्रीन में पूछा जा रहा है आपको रिकंसिलिएशन अकाउंट। एक्चुअली आप जब रियल टाइम में काम करोगे तो रिकंसिलिएशन अकाउंट मैंडेटरी रहेगा। मैंडेटरी मतलब ये आपको डालना ही पड़ेगा। देखिए रिकंसिलिएशन अकाउंट का यूजेस क्या है, मैं अभी जैसे बताया था कि सारे वेंडर के लिए, वेंडर ग्रुप के लिए एक एक रिकंसिलिएशन अकाउंट रहता है। जैसे ट्रेड पेएबल डोमेस्टिक, जितना भी डोमेस्टिक वेंडर रहेगा मेरा इस जीएल के अंदर में रहेगा, ये जीएल अकाउंट है, वेंडर जीएल अकाउंट। सपोज जितने भी एम्प्लॉयज रहेंगे वो अलग एक जीएल में रहेंगे, तो यहाँ से जीएल से भी हम सेग्रीगेट कर रहे हैं, जो कि वेंडर मास्टर डेटा, हमारा रिपोर्ट निकालने में वेंडर मास्टर डेटा इस जीएल के थ्रू सेग्रीगेट अलग अलग हो सकता है, जो कि डोमेस्टिक हो सकता है, एक्सपोर्ट, अगर बाहर का वेंडर है तो एक अलग जीएल मेंटेन करेंगे, जो कि एक्सपोर्ट वन टाइम वेंडर के लिए अलग से मेंटेन करेंगे। ओके, तो ये है रिकंसिलिएशन अकाउंट, जो कि वेंडर का मेन जीएल है। तो यहाँ पे सपोज मैंने ट्रेड पेएबल डाल दिया, ठीक है, दिख रहा है ना सबको? यस सर, विजिबल है सर। ओके ओके ओके, नो इश्यू। तो यहाँ पे सिर्फ हमको रिकंसिलिएशन अकाउंट डालना है और ये सब फील्ड फीड नहीं करना है, ठीक है, ये सब अलग मॉड्यूल्स के लिए है। उसके बाद एंटर। यहाँ पे पेमेंट टर्म, पेमेंट टर्म क्या है, अगर इस वेंडर के साथ कुछ डील हुआ है कि अगर आप कुछ भी गुड्स मुझे सप्लाई करते हो तो मैं आपको 30 डेज में दूंगा, 45 डेज में दूंगा, या 50% में 10 डेज में दूंगा, तो उस तरह से यहाँ पे पेमेंट टर्म्स हम मेंटेन कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर तुरंत दे दूंगा, जैसे माल डिलीवर करेगा तुरंत उसको पेमेंट करना है तो 001 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर उसको 14 डेज में 3% कैश डिस्काउंट अगर वो डिलीवर करता है, तो ये सब जो टर्म्स कंडीशन है वेंडर के साथ जो परचेज डिपार्टमेंट डील करेंगे उस हिसाब से इसको सेट करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चेक डबल इनवॉइस, इसका इस ऑप्शन को चेक लगाने का मतलब क्या है कि अगर वेंडर गुड्स अप्लाई कर रहा है और उसके साथ ही इनवॉइस भी दे रहा है, तो जो गुड्स रिसिप्ट हुआ है, सपोज 10 क्वांटिटी का उसने मुझे गुड्स रिसीव किया है और बिल दे दिया है 11 क्वांटिटी का, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए ये चेक लगाते हैं, ताकि हमारा 10 क्वांटिटी का अगर गुड रिसीव हुआ है तो 11 क्वांटिटी का इनवॉइस रिसीव ना हो, मैंने बिल बुकिंग उसका 11 क्वांटिटी का ना हो, इसके लिए कम का होगा, ज्यादा का नहीं होगा, इसके लिए हम ये चेक लगाते हैं, डबल चेक इनवॉइस, ठीक है। और यहाँ पे एंटर। ये देखिए ये डनिंग प्रोसीजर है, ये एक सेटअप है डनिंग प्रोसीजर। इसका मतलब क्या होता है, ये सारा ये जितना भी फील्ड देख रहे हैं डनिंग डेटा, ये जो डनिंग डेटा के अंदर में 4-5 ब्लॉक दिख रहे हैं, ये सब में फीड जो ये इसलिए यूज होता है, सपोज एक वेंडर से मैंने कुछ भी गुड्स डील किया कि 30 डेज में आप मुझे डिलीवर करोगे, और ऐसे करके मैंने सपोज मैंने 100 वेंडर के साथ मेरा ट्रांजेक्शन चल रहा है करंटली, सबको अलग अलग डील किया हुआ है, वो 30 डेज में डिलीवर करेगा, वो 15 डेज में डिलीवर करेगा। अगर वो नहीं करता है तो यहाँ डनिंग प्रोसीजर में मैं एक डनिंग मैसेज लिखूंगा, ठीक है। एक डनिंग मैसेज मतलब उसको रिमाइंडर, डनिंग इज नथिंग बट रिमाइंडर, तो उस वेंडर को रिमाइंडर मेल ट्रिगर हो जाएगा यहाँ से ऑटोमेटिक कि आपका जो गुड सप्लाई का डेट है वो क्रॉस कर रहा है, काइंडली डिलीवर ऑन टाइम, ऐसा बोल के जो भी मैसेज मैं लिख के रखूंगा फॉर्मेट में, वो मैसेज उसको ट्रिगर हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला है 4 लेवल डनिंग एवरी 2 वीक्स, हर 2 सप्ताह में उसको मैसेज जाएगा,
तो ये 4 लेवल पे यहाँ पे सेट किया हुआ है। उसी तरह पेमेंट रिमाइंडर एवरी 2 वीक, अगर वेंडर पेमेंट मतलब ये देता नहीं है, मतलब लेता नहीं है, तो उसके लिए रिमाइंडर है कि आपका पेमेंट क्लियर है, आप आके ले जाइए। ठीक है, उसके लिए भी रिमाइंडर है, माने हर एक चीज के लिए हम यहाँ से मैसेज कर सकते हैं उसको डायरेक्टली। वन टाइम सेटिंग कर देंगे, मैसेज ऑटोमेटिक ट्रिगर होगा इससे पीछे। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए विथ होल्डिंग टैक्स, ये तो पता होगा आप लोग को, जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज लेते हैं तो हमको विथ होल्डिंग टैक्स यहाँ पे लाइबल होता है 10%। आई जो 194J 194C सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर, राइट, उस टाइप का यहाँ पे जो भी हमारा विथ होल्डिंग टैक्स रहेगा वो यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं। एक दिखा देता हूँ ड्रॉप डाउन से, देखिए 194J 10%, प्रोफेशंस नॉन कंपनी 1%, इस तरह का जो टीडीएस रहता है, टीडीएस को विथहोल्डिंग टैक्स हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ इनवॉइस, दोनों टाइम पे आप यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हो टीडीएस को। ठीक है सर एक क्वेश्चन है, ऐसा इसको विद होल्डिंग क्यों बोला है यहाँ पर, जबकि टीडीएस बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ये विथ होल्डिंग के क्यों है ना, क्योंकि देखिए एक जो नॉर्मल टीडीएस टैक्स रहता है वो अभी जो भी पीओ बनाएंगे तो वहां पे क्या है, एक टैक्स कोड के थ्रू बनाएंगे। ये क्या है, मतलब ये लाइबल है, ये मैंने फिक्स कर देते हैं यहाँ पे, वेंडर को मैंने फिक्स कर दिया। जैसे लाइक एडवोकेट है, तो एडवोकेट क्या करता है, वो सर्विसेज देता है हमें। तो एडवोकेट जब सर्विसेज देता है तो उसमें हम पीओ नहीं बना के ना देते हैं उसको, पीओ तो नहीं देते हैं वेंडर को कि आप ये लो परचेज ऑर्डर, मेरा केस लड़ो। तो उसको हम, वो डायरेक्ट मुझे सर्विसेज सप्लाई करता है। इन दैट केस हम लोग यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करते हैं। जो भी पेमेंट, सपोज 1 लाख पेमेंट कर दिया एडवोकेट को, तो हम उसका टीडीएस तो काट के रखेंगे ना, तो इसको क्या करेंगे, यस यस। हाँ हाँ, उसी को होल्ड करते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको बोलते हैं विथ होल्डिंग टैक्स। वो टैक्स को होल्ड करने के लिए यहाँ पे विथ होल्डिंग का नाम दिया गया है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये देखिए लाइबल चेक है, अगर लगा देते हैं तो एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये जो मतलब विथ होल्डिंग टैक्स है ना, जो हम लोग टीडीएस डिडक्ट करते हैं, वो 2 लेवल पे कर सकते हैं। एक है माइरो लेवल पे, जब बिल बुकिंग करते हैं तो जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर का बिल बुक कर रहे हैं, उसका टीडीएस डिडक्ट करना है, तो बिल बुकिंग के टाइम पे कर सकते हैं। नहीं तो पेमेंट के टाइम पे भी कर सकते हैं। सपोज मैंने बिल बुकिंग में पूरा बिल बुक कर दिया उसका और टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट हम उसको डिडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 फंक्शनलिटी मिलता है, इसीलिए आई 194J एंड 194 सॉरी, यहाँ पे रहेगा इनवॉइस आई एंड जे, आई फॉर इनवॉइस। ऐसा होगा ना सर, जो इनवॉइस में अगर ड्यू डेट होती है या पेमेंट, ऐसे कुछ होगा? हाँ ये देखिए ना, जैसे रेंट इनवॉइस आई, हाँ, उसके बाद आपका पेमेंट, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट सी, है ना। तो पेमेंट के टाइम पे भी, इनवॉइस के टाइम पे भी, दोनों टाइम पे हम क्या ये कर सकते हैं जब भी सुटेबल हो। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, देखिए ये है परचेजिंग डेटा। तो सर ये जो लायबल, हाँ 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 बोलिए सर ये जो लायबल का अगर हम बॉक्स टिक करते हैं तो लायबल हो जाएगा वेंडर? राइट राइट, जब तक ये टिक नहीं लगाएंगे ना, तो यहाँ पे अगर हम टैक्स को डाल भी देते हैं तो भी डिडक्ट नहीं होगा। ये टिक लगाना मैंडेटरी ओके ओके, है ना। जैसे सपोज करिए किसी को मैंने यहाँ पे मेंटेन कर दिया, लेकिन उसको मुझे डिडक्ट नहीं करना है, तो ये लायबल सिर्फ हटा देंगे, तो डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है सर। हाँ ओके। तो अभी जैसे यहाँ पे आ गया परचेजिंग डेटा, नेक्स्ट स्टेप, ये यहाँ पे लास्ट स्टेप है वेंडर मास्टर का, यहाँ पे वेंडर मास्टर खत्म होता है। तो ये जो लास्ट स्टेप है परचेजिंग डेटा, यहाँ पे क्या डालते हैं, ऑर्डर करेंसी, वो वेंडर किस में ऑर्डर देगा, मतलब हम लोग उसको ऑर्डर किस में देंगे, INR इंडियन रुपीज में देंगे। फिर यहाँ टर्म्स ऑफ पेमेंट, मतलब ये टर्म्स है वही वाला जो हमने अभी डाला था वहां पे, वो जो डालेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे भी हम लोग डाल सकते, देखिए सेम आएगा, है ना। ये वाला वहां भी आ रहा था विद इन 15 डेज 20 डेज 30 डेज, तो सेम है। तो यहाँ पे भी हम पेमेंट टर्म को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद ये सब है इनकोड टर्म। हाँ मेन चीज है यहाँ पे स्कीमा ग्रुप, पेमेंट टर्म के बाद आप डायरेक्ट स्कीमा ग्रुप यहाँ पे मेंटेन करते हैं। स्कीमा ग्रुप क्या है, स्कीमा ग्रुप क्या है ना,
कि जैसे मैं ये स्कीमा ग्रुप 01 डाल दिया या BV डाल दिया, इस स्कीमा ग्रुप से मेरा जो परचेज ऑर्डर रहेगा वो लिंक रहेगा। तो उससे क्या है कि ये जो स्कीमा ग्रुप यहाँ पे मेंशन रहेगा, जैसे 01, तो 01 के यहाँ सिलेक्ट करते ही ये वेंडर को जब भी परचेज ऑर्डर दिया जाएगा वो एक रिलीज प्रोसीजर को हिट करेगा। रिलीज प्रोसीजर क्या है मैं बताता हूँ। सपोज आपने परचेज ऑर्डर बना दिया, बनाने के बाद आपको AGM का साइन चाहिए, परचेज हेड का साइन चाहिए या फिर डायरेक्टर का साइन चाहिए। वो साइन देने के बाद आप वेंडर को सबमिट करते हो कि आपका ये ऑर्डर फाइनल हो गया, आप लेके आओ गुड्स। ठीक है, तो ये जो साइनिंग प्रोसेस है ना, अप्रूवल प्रोसेस इसको बोल सकते हैं, उसको SAP में हम लोग रिलीज स्ट्रेटेजी बोलते हैं। रिलीज स्ट्रेटेजी, रिलीज स्ट्रेटेजी क्या है? वो एक लेबल के थ्रू जाता है। जैसे मैंने परचेज ऑर्डर बनाया, मैं एक जूनियर बंदा हूँ कंपनी में, मैंने परचेज ऑर्डर बनाया, बना के वेंडर को तो डायरेक्ट नहीं दे सकते, मुझे अप्रूवल लेना होगा अपना सीनियर अथॉरिटी का। सीनियर अथॉरिटी इन द सेंस मैनेजर, GM, AGM, डायरेक्टर, जो भी है। हाँ, तो वो जो जस्ट मिनट, हाँ, तो वो जो भी अथॉरिटी से जो हम अप्रूवल लेते हैं ना SAP में, उसको बोलते हैं रिलीज स्ट्रेटजी। तो SAP जहाँ पे इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से होता है वहाँ पे पेपरलेस अप्रूवल सिस्टम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलीज स्ट्रेटजी। उसी रिलीज स्ट्रेटजी को हिट करने के लिए, मतलब ये किस रिलीज स्ट्रेटजी में जाएगा, ये वेंडर को कौन अप्रूव करेगा, कौन अथॉरिटी रहेगा, वो डिसाइड करने के लिए स्कीमा ग्रुप डालते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सेटिंग है जो कि MM कंसल्टेंट करता है, उसका नाम है रिलीज स्ट्रेटजी, उस स्टेप का। तो इस दो कोड का जो हमारा स्कीमा ग्रुप है, ये जैसे 46 सिलेक्ट कर दिए, तो ये जैसे इसमें 46 में बैकग्राउंड में कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू से अप्रूवल होके जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक बिना अप्रूवल का आगे प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, ये मेन काम है स्कीमा ग्रुप का। मैं एक बार ओवरव्यू दे दूंगा आपको। तो ये सर फाइनेंस डिपार्टमेंट को हिट करेगा ये, है ना? हाँ, मैंने अलग अलग बना के रखेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। सपोज 01 लिया तो परचेज, 02 लिया तो फाइनेंस, 03 लिया तो आपका मान लीजिए कोई डायरेक्टर लेवल। तो आप जिसके थ्रू इस वेंडर का PO फ्लो कराना चाहते हैं, उसका स्कीमा ग्रुप यहाँ पे मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, ओके। इट्स ये एक जस्ट एक पेपरलेस अप्रूवल सिस्टम के थ्रू से आपका परचेज ऑर्डर निकलता है। इसके लिए हम यहाँ पे स्कीमा ग्रुप मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन। ये चेक हमको लगाना मैंडेटरी है जब हम किसी भी गुड्स को रिसीव करते हैं, या फिर ये लास्ट वाला एक चेक है, ये दो, फर्स्ट चेक एंड लास्ट चेक, ये दो चेक यहाँ पे मैंडेटरी है। बाकी चेक्स जो है वो दूसरे मॉड्यूल से लिंक रहता है। तो ठीक है, जो जनरली ये दो चेक आपको लगाना है। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट वाला क्या है? GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन, मतलब जितना गुड्स रिसीव्ड होगा उतना का इनवॉइस वेरिफिकेशन करके बिल बुकिंग होगा। ये चेक लगाने से एक्टिव हो जाता है। तो जो कि अभी मैं बता रहा था, वहां पे एक ऑप्शन था कि जितना डबल चेक जो सिस्टम लगाए थे, ये सेम यहाँ पे परचेजिंग डेटा पे भी कंट्रोल रहता है। यहाँ भी चेक लगाने से मेरा जितना गुड्स रिसीव्ड होगा वेंडर से, उतना का ही बिल बुकिंग कर पाएंगे, ज्यादा का नहीं कर पाएंगे। कम का कर पाएंगे लेकिन ज्यादा का नहीं। सपोज 100 क्वांटिटी का किसी को ऑर्डर दिए हैं वेंडर का, वो 50 क्वांटिटी फर्स्ट लॉट में लेके आता है, सेकेंड लॉट में 50 क्वांटिटी लेके आता है, तो उसका 100 कंप्लीट हो जाता है। तो मैं कम का बिल बुकिंग कर सकता हूँ 50-50। लेकिन अगर वो 50 लेके आया और उसके बाद 50 लेके आया और उसके बाद मैं डायरेक्ट 100 का कर, ओके, आज फिर रह गई रिकॉर्डिंग से स्टार्टिंग से। नहीं वो हो रहा है सेव, ये दोनों मर्ज करके मैं आप लोग को भेजूंगा, कोई इशू नहीं। अच्छा ठीक है। तो कोई इशू नहीं, वो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल डेटा में जो GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन है, ये तो मैं बता दिया कि जितना गुड्स रिसीव होगा उससे ज्यादा का इनवॉइस ना हो, इसके लिए ये चेक लगाते हैं। और नीचे में देखिए ये सर्विस बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन है, मतलब जो वेंडर हमें सर्विस दे रहा है तो उस वेंडर को जितना सर्विस देगा उतना का ही इनवॉइस जनरेट करने का परमिशन रहेगा, ज्यादा का नहीं।
इसके लिए ये चेक बॉक्स लगाते हैं। तो ये क्या, ये चेक बॉक्स लगाने से क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है ऑटोमेटिक सिस्टम में, और वो ज़्यादा का इनवॉइस वेरिफिकेशन करने नहीं देता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट फील्ड नहीं है, ये सारे अदर मॉड्यूल से लिंक्ड है। ठीक है, तो हमारा जो इतना बेसिक इसके कंप्लीट करने का जो परचेजिंग डेटा में जो भी था मैं बता दिया। इसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी एंटर प्रेस करेंगे और सेव। अभी देखिए वेंडर मास्टर यहाँ पे मैसेज आएगा, वेंडर 100620 हैज बीन क्रिएटेड फॉर कंपनी कोड IN परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन IN 47। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये वेंडर कोड हमारा बन गया। तो आपने देखा अकाउंट ग्रुप का फंक्शनलिटी क्या है, कैसे मैंडेटरी करते हैं। ठीक है, यस सर। ये एक इंटरेस्टिंग चीज था इसमें। सर इम्पोर्टेंट है ना सर, अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल, ये 2 इम्पोर्टेंट पार्ट है आई थिंक FI की। हाँ राइट, अकाउंट्स पेबल अकाउंट्स रिसीवेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट देन जनरल लेजर। सर ये जो वेंडर के बाद हम इसके बाद आप क्या कराएंगे टॉपिक, ये इसके बाद कंप्लीट होने के बाद? कस्टमर अकाउंट। अच्छा नहीं सर, कस्टमर तो होगा, उससे जस्ट पहले अभी डिफाइन पेमेंट टर्म्स वगैरह वो तो सब आएगा ना? हाँ हाँ, पेमेंट टर्म आएगा ना, जरूर आएगा। ठीक है ठीक। ठीक है, तो देखिए परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देता हूँ। लास्ट टाइम आप लोगों ने क्वेरी किया था परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये एक्चुअली MM का पार्ट है, एंटरप्राइज रिसोर्सेज, डेफिनेशन, मटेरियल मैनेजमेंट, हाँ सॉरी लॉजिस्टिक जनरल, यहाँ पे नहीं, जस्ट मिनट, यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, परचेजिंग ऑर्डर, परचेजिंग ग्रुप, पेमेंट टर्म, ये सब है ना, ये कल मैं बताऊंगा। देखिए ये जो वेंडर मास्टर में पेमेंट टर्म, इनको टर्म, ये सब मैं कल बता दूंगा। कल का क्लास में ये वेंडर कंप्लीट करेंगे। ओके सर, मुझे ना डिफाइन पेमेंट टर्म्स तो मैंने बना लिया था जब मैं पहले जो इंस्ट्रक्टर से कर रहा था, तो मुझे उसके बाद असाइनिंग जब करते हैं साइन पेमेंट टर्म्स, उसमें मुझे कुछ इश्यूज आ रहे थे। अच्छा, तो वो ना सर आप क्लास लेंगे ना कल, तो उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा सर, आप वो क्लियर कर लेना एक बार डाउट। ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं। तो देखिए इसी तरह ना, जैसे अभी मैंने वेंडर का सारा सेटिंग्स आप लोग को बताया है, सेम यहाँ पे आप एक अकाउंट ग्रुप बना के देखेंगे, उसमें मैंडेटरी फील्ड डिसमैंडेटरी करके देखेंगे, और एक वेंडर कोड बना के देखेंगे, तब आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या सेटिंग्स रहते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जैसे वेंडर बनाया, इसी तरह यहाँ पे कस्टमर है। कस्टमर में भी सेम थिंग्स होता है, वहाँ भी अकाउंट ग्रुप रहता है, सब कुछ रहता है जैसे वेंडर में रहता है, बस थोड़ा सा स्क्रीन डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको बेसिक्स, स्क्रीन कैसा रहेगा उसका। /NXD01 कस्टमर मास्टर बनाने का टी कोड है XD01। ठीक है, इसमें जाएंगे, देखिए ये है कस्टमर। सर आपकी स्क्रीन चली गई, वो शो नहीं हो रही है। स्क्रीन चली गई? हाँ सर, ब्लू स्क्रीन आ रही है। हाँ अब विजिबल है। ओके, तो देखिए कस्टमर मास्टर बनाने का भी टी कोड है XD01।
यहाँ पे XD01 करेंगे, यहाँ से कस्टमर बना सकते हैं। यहाँ भी अकाउंट ग्रुप है सेम एज अ वेंडर, जैसा कि मैंने बोला वेंडर में अलग अलग ग्रुप है, ये ग्रुप वाइज फील्ड एक्ट में मैंडेटरी होते हैं, सप्रेस होते हैं, डिस्प्ले होते हैं, इसीलिए ग्रुप मेंटेन किया जाता है। तो अभी ये जैसे और सोल्ड, आपकी स्क्रीन आई थिंक फ्रीज हो गई। क्यों है सर? जस्ट सर ये फ्रीज हो गई है। ओहो अच्छा, जस्ट मिनट, वो मुझे लग रहा है एंटायर स्क्रीन करना पड़ेगा, पर्टिकुलर एक में है ना, इसीलिए। अभी पूरा दिख रहा है? हाँ अब दिख रही है सर। अभी दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो देखिए इसका पहले भी नहीं देखा आप लोगों ने ना, ठीक है, मैं शुरू से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे देखिए टी कोड है XD01, इसमें जाएंगे, यहाँ पे अकाउंट ग्रुप है, तो जैसे वेंडर में अकाउंट ग्रुप था सेम यहाँ पे अकाउंट ग्रुप है, अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे मेंटेन किए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा फील्ड्स मैंडेटरी डिसमैंडेटरी यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर कोड क्रिएट करते हैं, यहाँ भी कंपनी कोड रहेगा सेम। यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, देखिए आप जो बोल रहे हैं ना परचेज ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सब FI नहीं क्रिएट करते हैं, ये SD में जो SD कंसल्टेंट रहेंगे ना, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंसल्टेंट जो रहेंगे, वो बनाएंगे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, ये सब बनाना उनका काम है। उसी तरह परचेज में जो तो परचेजिंग डेटा जो भी डाल रहे हैं हम, वो सब बनाना काम है किसका? MM का, ठीक है, MM रिलेटेड। हाँ इसीलिए मैं वो नहीं बताया वहां पे। तो अभी देखिए यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किस एरिया से मेरा सेल हो रहा है, किस जगह से सेल हो रहा है। सपोज मेरा डिपो है, डिपो रहता है ना, जिससे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है प्लांट में, सेल्स हो रहा है कोलकाता से, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उड़ीसा से, तो अलग अलग जगह में लोकेशंस में मैं गोडाउन बना के रखा हूँ, उस जगह से भी सेल्स होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए अलग अलग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा स्टॉक भी पता चलता है, किस लोकेशन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कहाँ से कितना सेल्स हुआ, ये भी ट्रैकिंग रख सकते हैं। इसीलिए अलग अलग लोकेशंस को जहाँ से सेल्स होता है उसको अलग अलग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम से जाना जाता है। उसी तरह जैसे मैं बताया था अभी, परचेज के लिए अलग अलग जगह से परचेज हो रहा है, इसके लिए अलग अलग परचेजिंग लोकेशन, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अलग अलग लोकेशन को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखेंगे कस्टमर सेल्स एरिया, इंटर कस्टमर फर्स्ट। तो अभी देखिए ये IN47 के साथ कौन सा असाइंड है सेल्स एरिया, ये पता नहीं, एक देखते हैं डाल के, थोड़ा स्लो हो रहा है। हाँ इसमें भी सेल्स एरिया IN47 बना के रखा हुआ है सेम टू सेम। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है ना, कि हमारा मतलब सेल्स क्या हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट क्या है, डायरेक्ट सेल्स हो रहा है, इनडायरेक्ट सेल्स हो रहा है, मतलब किसी चैनल थ्रू हो रहा है, जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हो रहा है, या प्लांट अपना खुद से सेल्स कर रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिस से सेल्स हो रहा है। तो उस तरह का जो हमारा सेल्स एरिया रहता है ना, सेल्स चैनल जिसके थ्रू सेल्स हो रहा है, वो यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल करो कस्टमर्स, फैक्ट्री सेल्स, अगर फैक्ट्री से हो रहा है तो फैक्ट्री सेल्स। उसी तरह जनरल ट्रेड, कोई ट्रेडर के थ्रू हो रहा है, या एक्सपोर्ट, अगर शिप में जा रहा है या फिर आउट ऑफ इंडिया किसी जगह में जा रहा है तो एक्सपोर्ट सेल्स। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है सेल्स को। तो सपोज जनरल ट्रेड हो रहा है तो 01। डिवीजन किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट को, जो भी हमारा सेल्स प्रोडक्ट है उसका एक डिवीजन रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे पेंट्स, लाइटिंग, फूड, एलिवेटर, ये सब क्या है, ये सब प्रोडक्ट है जो कि हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसके नाम से एक डिवीजन रहेगा। तो सपोज ये मोटरसाइकिल, मैंने इसको मोटरसाइकिल को यहाँ पे ले लिया 02, प्रेस एंटर। ये एरर दे रहा है, सेल्स एरिया INN 470 इज नॉट डिफाइंड फॉर कस्टमर। ये क्या है? SD
जो कंसल्टेंट है इसको क्या करते हैं, ये तीनों को कॉम्बिनेशन में मैपिंग करते हैं कि ये सेल्स एरिया ये डिस्ट्रीब्यूशन से सेल कर सकता है। ठीक है, अगर वो मैपिंग नहीं रहेगा तो ये एरर देगा। अब इसको हटा देने से नहीं देगा। ठीक है। हाँ, एक सेकेंड। अकाउंट ग्रुप सिलेक्टेड, अच्छा ये अकाउंट ग्रुप IN47 में मैप्ड नहीं है शायद, उसको देखता हूँ, दूसरा कोई लेता हूँ 002। ठीक है, ये वाला मैप है। जब जैसे वेंडर का वहाँ पे एड्रेस बुक खुला था सब डेटा डालने से, यहाँ भी देखिए सेम एड्रेस बुक, जो मैंडेटरी है उसमें टिक लगा हुआ है, ये सब डाल के मुझे एंटर करना है। उसी तरह से नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब देना है। तो कस्टमर मास्टर डेटा में भी सेम फंक्शनलिटी है जैसे कि हम लोग वेंडर मास्टर में डालते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे दे देते हैं जिंदल स्टील कोलकाता 25 ट्रांसपोर्टेशन जोन। ट्रांसपोर्टेशन जोन क्या है, जैसे हमको जोन वाइज अगर रिपोर्ट चाहिए, ईस्ट जोन में कितना सेल्स हुआ, वेस्ट साइड में कितना हुआ, साउथ साइड में कितना हुआ, तो ये जोन का हिसाब से भी हम यहाँ पे मैप कर सकते हैं। जैसे देखिए रीजन वेस्ट रीजन में कितना सेल्स हुआ, तो ये जोन वाइज सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पे इसको डालते हैं। तो बहुत स्लो चल रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, अभी तक यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कहीं पे कोई क्वेश्चन है अकाउंट ग्रुप में? नो सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है। नहीं सर। ओके सर ये ना थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, ये थोड़ा थोड़ा कर। हाँ हाँ राइट। हाँ, इसीलिए मैं अकाउंट पेबल का ना ये एक छोटा सा पार्ट है, अकाउंट ग्रुप एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है अकाउंट पेबल का। ठीक है, इसके बाद कल हम देखेंगे डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप वाइज नंबर रेंजेस क्या होता है। ठीक है, हेलो आवाज आ रही है आपको? ठीक है सर। तो कल हम देखेंगे। हाँ आ रही है सर। हाँ कल हम देखेंगे। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ तो मैं बोल रहा था कल हम देखेंगे हाँ बोलिए। डॉक्यूमेंट टाइप वाइज नंबर रेंजेस, माने किस तरह का डॉक्यूमेंट्स वेंडर का होता है। हाँ, वेंडर रिलेटेड ओनली एपी, पहले एपी को खत्म करेंगे उसके बाद एआर में जाएंगे। मीन्स अकाउंट रिसीवेबल अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले अकाउंट पेबल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। हाँ ओके, और सर पेमेंट टर्म्स वगैरह भी बताएंगे सर कल? हाँ हाँ, पेमेंट टर्म जरूर बताएंगे, ये भी आपका मैंने सिलेबस में है, आगे आगे बताएंगे। कल हो सकता है कल भी बता दूं अगर टाइम मिले तो। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है सर, आप बात कर लेना मनिका मैम से, मैं कल आप